सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हालांकि हम अपने 11th के जूलॉजी पोर्शन का सबसे पहला चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम। देखो भाइयों, एनिमल किंगडम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आप इसको मन से पढ़ते हो और आपको पसंद है अलग अलग एनिमल्स के बारे में जानने का। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर अपना आज एनिमल किंगडम पे। देखो, अगर आप अपने सराउंडिंग में देखते हो तो आपको एनिमल्स एक जैसे नहीं दिखाई पड़ते, आपको अलग अलग तरीके के एनिमल दिखते हैं। अगर आप जा रहे हो तो आपको चींटियां भी दिखाई पड़ रही हैं, आपको डॉग दिखाई पड़ रहे हैं, आपको कैट दिखाई पड़ रहे हैं, आपको ह्यूमन दिखाई पड़ रहा है, आपको एलिफेंट दिखाई पड़ रहा है। एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल दिखाई पड़ते हैं और इन्हीं को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। अब इन सारे के सारे एनिमल्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं इसके बारे में हम इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एनिमल को क्लासिफाई करने वाले हैं और एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए आपको पता है कि RH व्हिटेकर के थ्रू हम इसको सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं 5 किंगडम में, जिसमें एक नाम आता है किंगडम एनिमलिया। उस किंगडम एनिमलियम के अंदर कई सारे आपको फाइलम देखने को मिलेंगे। हालांकि हम यहाँ पे टोटल 11 डिफरेंट फाइलम की बात करेंगे। चलिए आइए हम सब इन फाइलम के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से फाइलम हैं जो हम 11th में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला फाइलम हमारा यहाँ पे आता है जिसका नाम है पोरीफेरा। शायद आपने इसके पहले पोरीफेरा का नाम अवश्य सुना होगा। देखते हैं कि ये क्या है पोरीफेरा वाला सिस्टम। देखो यार, सबसे पहला नाम यहाँ पे आता है पोरीफेरा। ओके, पोरीफेरा के बाद हम सेकंड जाते हैं तो सेकंड का नाम होता है सेलेंट्रेटा। अब ये जरूरी नहीं है सेलेंट्रेटा के नाम से जाना जाए, हम इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है निडेरिया, क्योंकि इसके पास पाया जाता है नीडोब्लास्ट। एक पोरीफेरा सेलेंट्रेटा के बाद आता है टीनोफोरा। हम यहाँ पे बात करेंगे टीनोफोरा के बारे में। टीनोफोरा के बाद जस्ट उसके बाद आते हैं तो हमें यह दिखाई पड़ेगा प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस, राइट। प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद आता है एस्केहेल्मिन्थीस। एस्केहेल्मिन्थीस की बात करेंगे, एस्केहेल्मिन्थीस। एस्केहेल्मिन्थीस के बाद हम 6 नंबर पे बात करते हैं तो हमारे पास आता है एनिलिडा। एनिलिडा, एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा पढ़ते हैं हम। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, और इसके बाद जो हमारा आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा। लास्ट वन हम पढ़ते हैं जिसमें हम सभी आते हैं, उसका नाम है कॉर्डेटा। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे टोटल डिफरेंट डिफरेंट आपने देख लिया कि फाइलम्स है। टोटल कितने फाइलम के नेम हमने देख लिए भाई? 11 फाइलम है। अच्छा, जो सबसे पहला फाइलम यहाँ पे आता है पोरीफेरा, इसके अंदर प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये बहुत सिंपल टाइप होते हैं। इनकी बॉडी फॉर्म बहुत सिंपल टाइप की होती है, लेकिन जैसे ही हम पोरीफेरा से मूव करते हैं किधर, कॉर्डेटा की तरफ, तो एनिमल की बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई जो कॉर्डेट्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है मोस्ट एडवांस टाइप की बॉडी फॉर्म होती है, सबसे एडवांस होते हैं। यानी कि इनकी बॉडी के अंदर हर टाइप के सिस्टम पाए जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। देखो यार, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जो हमने अलग अलग फाइलम में एनिमल्स को डिवाइड किया है, इसका क्या बेसिस है? किस बेसिस पे हमने एनिमल्स को अलग अलग फाइलम में रखा है? इसका कोई क्राइटेरिया है क्या? तो जी हाँ, इसका बिल्कुल एक क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम सारे के सारे एनिमल को डिवाइड करने वाले हैं। आइए हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जानते हैं कि क्या है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल का। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इंपॉर्टेंट एज द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इज ह्यूज। कितना है डाइवर्सिटी?
आपने पढ़ा है कि 1.7 से 1.8 मिलियंस होती है टोटल स्पीसीज की डाइवर्सिटी। इतने तरीके के होते हैं, 17 से 18 लाख होते हैं टोटल ऑर्गेनिजम्स। अब इस 17 से 18 में आपको मोर देन 1 मिलियंस आपको क्या मिल जाएंगे, 1 मिलियंस आपको मिल जाएंगे एनिमल्स। तो एनिमल्स का नंबर कुछ ज्यादा है, यहाँ पे मोर देन 1 मिलियंस है, ठीक है। अब इस एनिमल में भी आपको 70% देखने को मिल जाते हैं क्या, इंसेक्ट। 70% क्या मिल जाते हैं आपको, इंसेक्ट, ठीक है। तो एनिमल की जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है और इनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कई सारे पॉइंट्स। जैसे सबसे पहला कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इनकी बॉडी किस चीज से बनी है, क्या सिर्फ और सिर्फ सेल से बनी है, या सेल का ग्रुप मिलकर के टिश्यू बना लिया है, या टिश्यू का ग्रुप मिलकर ऑर्गन बना लिया है, हम इस पे चर्चा करते हैं। दूसरी बात आती है यहाँ पे सिमेट्री कैसी है। थर्ड वन, जर्म लेयर कैसा है। सिलोम पे बात करेंगे, सिलोम के अलावा हम सेगमेंटेशन पे बात करेंगे, सेगमेंटेशन के बाद हम नोटोकॉर्ड पे बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, लाइक ओपन है या क्लोज है। इसके अलावा लास्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, या कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। ये हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम एनिमल किंगडम में ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, जिससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हम किसी भी एनिमल को किस बेसिस पे क्लासिफाई करके उसको हमें किस फाइलम में रखना है। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले पढ़ना है पार्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई अगर आप एक सिंपल एनिमल देखते हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म देखते हो तो उसकी बॉडी में सेल होना ही चाहिए, क्योंकि हमने लिविंग की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तब लिविंग होगा जब उसकी बॉडी में सेल होगा। तो एक सिंगल सेल तो होना चाहिए। सिंगल सेल अगर ग्रुप में प्रेजेंट है तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं भाई, हम इसको टिश्यू नाम दे देते हैं। अगर ये टिश्यू का ग्रुप बन जाता है तो हम इसको ऑर्गन कह देते हैं, और अगर ये ऑर्गन ग्रुप बना लिया तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम नाम दे देंगे। और अगर ये ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो गया, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा, जैसे कि हम सभी एक ऑर्गेनिज्म हैं। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। आइए हम जानते हैं भाई, यहां पे इस डायग्राम के जरिए आप समझ सकते हो कि सबसे लोअर लेवल पे आपका सेल है, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ये पूरा आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कि भाई कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी में सेल होना चाहिए। तो हमारे पास जो एनिमल किंगडम है, यानी कि एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स हैं, एनिमल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। आर.एच. विटिकर ने यही बताया था कि एनिमल कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो मल्टी सेलुलर तो होना चाहिए, सबसे बेसिक चीज है। यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिनकी बॉडी सेल से बनी हुई है, इन लोअर एनिमल्स सच एज स्पंजेस, यानी कि ये पोरीफेरा की कैटेगरी में आता है। सेल एग्रीगेट्स टुगेदर टू एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो यार, जो पोरीफेरा होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में हम क्या लिख सकते हैं, इनका एग्जाम्पल क्या है, पोरीफेरा। जो पोरीफेरा होता है उनकी बॉडी सेलुलर एग्रीगेट्स का बना होता है, लेकिन वो टिश्यू नहीं होते हैं, क्योंकि टिश्यू को हम डिफाइन करते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिनकी ओरिजिन सेम होती है और उनके फंक्शन स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स तो होते हैं लेकिन सेल के फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है पोरीफेरा के अंदर। तो पोरीफेरा की बॉडी किससे बनी होती है, सेलुलर एग्रीगेट्स की बनी होती है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको जनरली देखने को मिलता है किसमें,
सिलेंट्रेट में, सिलेंट्रेट के अंदर, और इसके अलावा आता है आपका टीनोफोरा में भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल सिलेंट्रेट भी है और टीनोफोरा, तो आप दोनों नाम दोगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले 11 फाइलम का नाम याद कर लेना अच्छे से, उसके बाद आगे मूव करना पढ़ने, क्योंकि बार बार उन फाइलम्स के नेम लिए जाएंगे और आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो सिलेंट्रेट और टीनोफोरा के अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जबकि ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा प्लेटीहेल्मिन्थीज में। लेकिन एक बात यहाँ पे आप याद रखना कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं इनके अंदर ऑर्गन ही नहीं, ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दोनों देखने को मिलेगा आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज में, ठीक है। जबकि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद, यानी कि एसके हेल्मिन्थीज के बाद आपको सीधे कहां तक मिलेगा, ये कॉर्डेटा तक। तो ये बात आप याद रखने भैया कि एसके हेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा तक आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं सिमेट्री की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सिमेट्री। भाई अगर आपके पास एक गेंद की बॉल है, सिंपल सी बात मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लीजिए आपके पास एक गेंद की बॉल है कुछ इस तरीके से, और आप चाहते हो इस गेंद की बॉल को डिवाइड करना, तो एक बार आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो तो आपको दो पार्ट मिल जाएंगे, बिल्कुल इक्वल साइज के होंगे। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड ना करके ऐसे कट करना चाहते हो तो भी आपको दो इक्वल पार्ट मिल जाएगा सिमिलर साइज के, है ना। अगर आप ऐसे भी नहीं चाहते हो, आप इधर से कट करना चाहते हो तो भी आपको दो इक्वल पार्ट मिलेगा। अगर आप ऐसे भी कट न करना चाहते हो तो भी आपको दो इक्वल पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को किसी एक प्लेन से कट करने पे दो इक्वल पार्ट आ रहे हैं, हम उसको किसी एक प्लेन से क्या एक सेंटर पॉइंट मार करके किसी भी प्लेन से कट करते हैं तो दो इक्वल पार्ट देखने को मिलता है। ऐसे सिमेट्री को हम नाम देते हैं रेडियल सिमेट्री। आप देख सकते हो नीचे आपके स्टारफिश का डायग्राम है, और इस स्टारफिश को अगर हम सेंटर पॉइंट मार करके किसी भी प्लेन से कट मारते हैं तो हमेशा हमें दो इक्वल पार्ट मिलता है। इस तरह की सिमेट्री रेडियल होती है। देखो, body can be divided into two identical halves in any plane passing through the center like starfish। हम starfish नहीं याद करेंगे, हमें क्या मेनली याद करना है, हमें रेडियल सिमेट्री याद करना है कि किसमें पाया जाता है। तो रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे यहाँ पे रेडियल सिमेट्री आपको सिलेंट्रेट में देखने को मिलेगा, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा में, टीनोफोरा के अंदर, ठीक, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा। एक और खास चीज आप यहां लिखोगे एडल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एडल्ट इकाइनोडर्मेट। भाई एडल्ट इकाइनोडर्मेट में रेडियल सिमेट्री होती है, जबकि इकाइनोडर्मेट के लार्वा में आपको मिलेगा बाइलेटरल सिमेट्री। ये एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूज करेगा आपको, बहुत ध्यान से समझना। अब हम बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन बॉडी है, आप हमारे बॉडी को कहीं ऐसे इस एक्सिस पे कट करोगे तो बाहर से हमारी बॉडी के दो इक्वल पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट आपको नहीं मिलेगा, है ना। कि अगर किसी एक सिंगल प्लेन से हम किसी एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और दोनों पार्ट इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो ऐसी सिमेट्री कहलाएगी हमारी बाइलेटरल सिमेट्री। सो बाइलेटरल सिमेट्री, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल टू हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन से काटने पर आपको मिलेगा ऐसा। और इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो मैं आपको बताता हूं, पहले हम एसिमेट्रिकल की बात करते हैं। अब आपको एसिमेट्रिकल का मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर बॉडी को डिवाइड किया जाए बट किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट ना मिले तो हम उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल।
और एसिमेट्रिकल के एग्जाम्पल जो है वो स्पंजेस है। लेकिन आप यहां पे लिखोगे भाई ऑल स्पंजेस नहीं, मोस्टली स्पंजेस होते हैं। कुछ ऐसे भी स्पंज है जिसमें दूसरे तरीके की सिमेट्री पाई जाती है। अब इसके अलावा आप जितने भी देख रहे हो सबको छोड़ करके, इसको आप स्पंजेस को छोड़ दो, आप सिलेंट्रेट, टिनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स को छोड़ दो, सारे के सारे आपके कैसे हो जाएंगे, बाइलेटरल सिमेट्री वाले। ओके, नेक्स्ट वन बात करते हैं हम जर्म लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो जर्म लेयर भाई आपको पता है बॉडी में बनता है जब जाइगोट से डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे एम्ब्रियो का, 3 जर्म लेयर बनते हैं मेनली, और वो तीनों की तीनों जर्म लेयर ही हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। सो जर्म लेयर इज अ लेयर ऑफ सेल इन एन एम्ब्रियो, ये सेल की लेयर होती है। इट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑर्गन्स एंड टिश्यू, हमारे बॉडी के अंदर सारे के सारे ऑर्गन, सारे के सारे टिश्यू को बनाने वाले कौन होते हैं, ये जर्म लेयर्स होते हैं। हमने आपको बताया मेनली 3 तरीके के जर्म्स लेयर होते हैं। सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है एक्टोडर्म, बीच में पाया जाता है मेसोडर्म होता है, यहां पे लिखा हुआ है एक्टोडर्म, बीच में पाया जाता है मेसोडर्म और सबसे अंदर पाया जाता है एंडोडर्म। अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये तीनों के तीनों जर्म लेयर डिफरेंशिएटेड हैं तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल हमारे पास आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक। लेकिन ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जो ये बीच वाला जर्म लेयर होता है वो सॉलिड मास बना लेता है, और इस सॉलिड मास को हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया एक तरह का अनडिफरेंशिएटेड सॉलिड मास जैसा स्ट्रक्चर है। इस वजह से इसमें दो ही जर्म लेयर होते हैं जो डिफरेंशिएटेड होते हैं। एक सबसे बाहर पाया जाता है एक्टोडर्म, एक सबसे अंदर पाया जाता है एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही फंक्शनल है, इस वजह से ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल हमारे पास सिलेंट्रेट है, इसके अलावा हमारे पास टिनोफोरा भी है, ये टिनोफोरा भी है। तो 2 एग्जांपल है जो डिप्लोब्लास्टिक है। आप यहाँ पे पोरीफेरा भी मेंशन कर सकते हो, पोरीफेरा भी मेंशन कर सकते हो भाई ये। बाकी प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट तक जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी कि जर्म लेयर का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम सीलोम की बात करते हैं। देखो भाई सीलोम को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो अगर आप हमारी बॉडी या अपनी बॉडी को देखो तो आपको बॉडी में बाहर बाहर क्या दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए किसी इंसान की बॉडी है, हमने एक साइड बना दिया, दूसरे साइड ये बना दिया। ये मान लीजिए किसी इंसान की ऐसे बॉडी है, तो दोनों बॉडी को आपने डिवाइड कर दिया ऐसे, तो ये वाला पार्ट कहलाता है बॉडी वॉल। क्या कहलाएगा ये, बॉडी वॉल। ये बॉडी वॉल ही तो होगा ना, ये जो हमारे पार्ट है ये बॉडी वॉल है, ठीक। अब ये हमारा माउथ वाला जो पार्ट है, इस माउथ वाले पार्ट से नीचे जो गया है वो है एलिमेंट्री कैनाल। क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ये एलिमेंट्री कैनाल है। हम एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं, गट वॉल। इसके दीवार को हमने क्या बोल दिया, गट वॉल। सो हमारे गट वॉल से लेकर के हमारी बॉडी की वॉल जो है, इनके बीच में जो स्पेस है ना, ये जो आपको स्पेस ये देखने को मिल रहा है, इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी। क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी। तो इस बॉडी कैविटी के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे सीलोम। जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, और अगर इस बॉडी कैविटी के अंदर आपको एक चीज और देखने को मिल जाए, ये बॉडी कैविटी और बॉडी कैविटी में ऐसे रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूशन आपको मीजोडर्म की हो जाए। किसका, मीजोडर्म। हम यहाँ पे टर्म लिखते हैं मीजोडर्म की, मीजोडर्मल लेयर की आपको अंदर रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन अगर मिल जाता है तो ऐसी बॉडी कैविटी को हम नाम देते हैं सीलोम। और जिस भी ऑर्गेनिज्म में यह सीलोम प्रेजेंट होगा
उसको हम बोलेंगे सिलोमेट एनिमल। ओके, बॉडी कैविटी होनी चाहिए और बॉडी कैविटी की जो वॉल है उसमें मेसोडर्म की लेयर होनी चाहिए। ठीक है, अब जिसके अंदर ये प्रेजेंट है वो सिलोमेट एनिमल होगा, जिसमें नहीं है वो एसिलोमेट होगा। हालांकि आपको मैं यहां दिखाता हूं, बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। ओके, द बॉडी कैविटी इज लाइंड एक्सटर्नली बाय मेसोडर्म। यहां पे ये है मेसोडर्म से पूरी तरह से लाइंड होता है। अब हमारे पास एक एग्जांपल आता है फ्लैट वर्म का। हालांकि फ्लैट वर्म को हम क्या बोलेंगे भाई, प्लेटी हेलमिंथीज। हेलमिंथीज, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, फ्लैट वर्म को ही क्या बोलते हैं हम, प्लेटी हेलमिंथीज। अब ये जो प्लेटी हेलमिंथीज है इनकी बॉडी पूरी फ्लैट होती है। अब समझ जाओ कि एक कोई एनिमल है, जैसे कि अर्थवर्म होता है केचुआ, अगर केचुआ रोड में लेटा हुआ है, चल रहा है, उसके ऊपर से ट्रक गुजर जाए तो उसकी बॉडी कैसी हो जाएगी, पूरी तरीके से फ्लैट, एकदम फ्लैट हो जाएगी। अब जिसकी बॉडी फ्लैट हो गई उसकी बॉडी में कैविटी कहां बची, होगी कैविटी क्या, नहीं होगी भाई। तो फ्लैटवर्म जो होती है इनकी बॉडी में कैविटी तो होता नहीं है। और आपको बताया मैंने कि प्लेटी हेलमिंथीज में ही क्या पाया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कंडीशन होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब बाहर होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और आपको बताया कि मेसोडर्म की लेयर अगर प्रेजेंट है तो ही हम उसको सिलोमेट कहते हैं। और शुरुआत मेसोडर्म की कहां से होती है, प्लेटी हेलमिंथीज में। अब प्लेटी हेलमिंथीज के पास तो बॉडी कैविटी है ही नहीं, तो प्लेटी हेलमिंथीज कैसा हो जाएगा, एसिलोमेट। तो क्या प्लेटी हेलमिंथीज के पहले वाले कोई सिलोमेट हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि उनके पास तो दो ही जर्म लेयर होता है ना, वो तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगर मेसोडर्म है ही नहीं तो सिलोम की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब इसके आगे आते हैं भाई, जैसे प्लेटी हेलमिंथीज के आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपके पास आएगा क्या, एसके हेलमिंथीज। देखो भैया, जो एसके हेलमिंथीज है इसमें ये जो बॉडी कैविटी तो होती है, लेकिन बॉडी कैविटी के अंदर जो मेसोडर्म है इसकी लेयर ऐसे पैचेस के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। कैसा होता है, यहाँ पे पैचेस के फॉर्म में देखने को मिलेगा। और ऐसे बॉडी कैविटी विथ पैचेस फॉर्म ऑफ मेसोडर्म कहलाता है स्यूडो फॉल्स। स्यूडो मतलब होता है क्या, फॉल्स। तो इनमें पाया जाएगा फॉल्स सिलोमेट कंडीशन। और बाकी के जितने भी बचते हैं एसके हेलमिंथीज के बाद, उन सब में पाया जाता है यू सिलोमेट, मतलब ट्रू सिलोमेट। ओके भैया, यू सिलोमेट मतलब ट्रू, यू मतलब ट्रू, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मैं ले आया एनिलिडा से कॉर्डेटा तक आपका ट्रू सिलोमेट आ जाता है, जिसके अंदर सिलोम पाया जाता है। ठीक है, ओके भाई, बहुत बेहतरीन। देखो यार, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि यू सिलोमेट जो कंडीशन है उसमें ये जो मेसोडर्म की लेयर है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसके बेसिस पे भी हम यू सिलोमेट को डिवाइड करते हैं साइजोसिलोमेट में एंड एंटरोसिलोमेट में। इससे क्वेश्चन नीट में नहीं आता है, इसलिए आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सेगमेंटेशन। देखो यार, ये जो सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी सेगमेंटेड फॉर्म में है। अगर मैं यहाँ पे एक कीड़ा मकोड़ा बना दूं, हमारे पास ये कीड़ा मकोड़ा ऐसे दिखाई पड़ रहा है, इस कीड़े मकोड़े को बॉडी बाहर से ऐसे 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 और ऐसे कई सारे ऐसे छोटे 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 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दूं। किसमें डिवाइड करूं, कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दूं। और इसके अगर एक कंपार्टमेंट में कोई ऑर्गन है तो ये ऑर्गन दूसरे कंपार्टमेंट में ही हो सकता है, तीसरे कंपार्टमेंट में भी हो सकता है। यानी कि एक ऑर्गन का रिपीटेशन है डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट के अंदर।
तो अगर आपको ऐसा रिपीटिशन दिखाई पड़ रहा है ऑर्गन्स का, और बॉडी पूरी तरीके से बाहर से भी सेगमेंटेड है प्लस अंदर से भी सेगमेंटेड है, बाहर और अंदर दोनों से सेगमेंटेड है और ऑर्गन का रिपीटिशन है, तो हम इसके एक सेगमेंट को मेटामर कहते हैं। मेटामर कहते हैं। और ऑर्गन का रिपीटिशन जो हर एक सेगमेंट में हो रहा है, ये प्रोसीजर आपका कहलाता है मेटामेरिज्म। बहुत शानदार है ये मेटामेरिज्म। ठीक है भैया, तो मेटामेरिज्म आपका किसमें पाया जाएगा? जहां पे सेगमेंटेशन होता है और सेगमेंट में किसी भी ऑर्गन का रिपीटेशन होता है। तो आपको ऐसा सेगमेंट देखने को मिलेगा सबसे पहले केचुए के अंदर, यानी कि अर्थवर्म में मिलेगा। अर्थवर्म जो है वो एनिलिडा के अंदर आता है। एनिलिडा के बाद आपको आर्थ्रोपोडा में दिखाई पड़ेगा। उसके बाद लास्ट वन आता है कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में भी वर्टेब्रेटा में आता है। हमारी बॉडी में भी सेगमेंटेशन है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आप अपनी बॉडी में देखना चाहते हो कि क्या हमारी बॉडी में भी सेगमेंटेशन है, तो भैया आप सबसे पहले अपनी बॉडी की पीछे वाला जो पार्ट है जहां पे हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, इस वर्टेब्रल कॉलम को आप देखोगे तो ये वर्टेब्रल कॉलम हमारे बॉडी के सेगमेंट बनाता है, यानी कि हमारी बॉडी में भी सेगमेंटेशन है। तो सेगमेंटेशन आपको कहां मिलेगा? सिर्फ तीन के अंदर, एक एनिलिडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा, तीसरा वर्टेब्रेटा ऑफ कॉर्डेट्स, यानी कि कॉर्डेटा के अंदर। So based on absence or presence of segment in their body, the organisms are classified into segmented and unsegmented. In organisms like earthworm, the body is divided into segments with serial repetition of some organ. Serial repetition of some organs, and this type of segmentation is known as मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मत भूलना भैया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो मत ही भूलना, ठीक है। सेगमेंटेशन होना चाहिए, उसके बाद ऑर्गन का रिपीटेशन होना चाहिए। चलिए, बहुत शानदार, जबरदस्त। ये देख सकते हैं आप अर्थवर्म का कितना सुंदर सा डायग्राम है, कितना बेहतरीन लग रहा है बेचारा, मॉइस्ट स्किन वाला। तो आपको हमने एग्जाम्पल बताया है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहां कहां मिलेगा, बोलना मत। सबसे पहले एनिलिडा, दूसरा आता है आर्थ्रोपोडा, पोडा पैर, तीसरा आप पढ़ोगे कॉर्डेटा। ओके भैया, बहुत बेहतरीन। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अगर कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है, कंफ्यूजन मत करना, एक और एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक होता है जिसको हम स्यूडो सेगमेंटेड कहते हैं। स्यूडो मतलब समझ गए होगे, स्यूडो मतलब फॉल्स सेगमेंटेड का नाम देते हैं। आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको एनसीईआरटी में टेपवर्म देखने को मिलेगा, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीज का है। इस टेपवर्म की जो बॉडी है, इस टेपवर्म की बॉडी आपको सेगमेंटेड मिलेगी, ऐसे 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 कई सारा सेगमेंट में दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये सेगमेंटेशन सिर्फ बाहर से होता है, अंदर से कोई सेगमेंटेशन नहीं है, इसीलिए ये सेगमेंटेड एनिमल नहीं है, इसको हम फॉल्स सेगमेंटेड एनिमल कहते हैं। अब आता है नोटोकॉर्ड। देखो, नोटोकॉर्ड की कहानी सिर्फ और सिर्फ तो कॉर्डेट के अंदर आता है, इसलिए कॉर्डेट का नाम नोटोकॉर्ड से आया है, कॉर्डेटा। ये नोटोकॉर्ड जो होता है मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। एक तरीके से हमारी बॉडी में ये नोटोकॉर्ड पीछे की तरफ है। कहाँ है? पीछे जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है ना, वो वर्टेब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड था जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे। तो हमारी बॉडी में नोटोकॉर्ड जो था वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, उसके बाद वो रिप्लेस हो गया किसमें? वर्टेब्रल कॉलम में। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल ओरिजिन है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द एम्ब्रियो, पीछे की साइड पाया जाता है एम्ब्रियो के। फाउंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो, हम कॉर्डेटा के अंदर भी कुछ पढ़ेंगे ऐसी बातें जिसमें नोटोकॉर्ड से रिलेटेड कहानियां होंगी।
तभी आपको जानना है कि नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है किसके अंदर, कॉर डेटा के अंदर। बाकी जितने में नहीं प्रेजेंट होता है उनको हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स। जिनमें पाया जाता है कॉर्डेट होते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता उसको नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। इसका मतलब कि पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक कैसे होंगे, हेमिकॉर्डेटा तक ये नॉन कॉर्डेट्स होंगे। समझ में आया भैया, आ गया होगा, बहुत अच्छी बात। सो नोटोकॉर्ड यहां पे लिखा है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, एनिमल विथ नोटोकॉर्ड, एनिमल विदाउट नोटोकॉर्ड्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, अगर हम अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर माउथ है, खाना खाएंगे मुंह में ले जाएंगे, उसको अच्छे से चबाएंगे, उसके बाद वो फूड हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, बहुत सारे एंजाइम से उस फूड का डाइजेशन होगा। जिस फूड का डाइजेशन नहीं हुआ, जो बचा कुचा फूड है, वो हमारी इसी एलिमेंट्री कैनाल के बिल्कुल पोस्टीरियर एंड पे जाएगा, वहां पे स्टोर होगा। एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग वो डेफिकेट करके बॉडी से बाहर आ जाएगा थ्रू एनस। आ जाएगा ना भैया, बाहर आ गया वो बॉडी से, तो हमारे माउथ से फूड की एंट्री हो रही है और एनस से वो बाहर निकल रहा है। समझ रहे हैं ना। लेकिन ऐसे भी कुछ एनिमल होंगे जिनके पास सिर्फ बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है, वही ओपनिंग उनके लिए माउथ का भी काम करता है, वही ओपनिंग उनके लिए एनस का भी काम करता है। तो खाना खाया और बचा हुआ खाना वहीं से वापस निकाल देते हैं। तो सिंगल ओपनिंग बॉडी में होती है, जैसे कि हमारे घर में जो सैक वगैरह होता है ना, बोरा जैसे होता है, वैसी होती है। उसी बोरे में वहीं से हमने भरा और वहीं से बचा हुआ सामान निकाल लिया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ब्लाइंड सैक बॉडी कहते हैं। बॉडी कैसा होता है, ब्लाइंड सैक होता है। और ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जिनके अंदर सिंगल ओपनिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन जिसके अंदर माउथ से लेकर के पूरा एनस तक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सही भैया, समझ पाए। तो आप कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, सेपरेट ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस। इनकम्प्लीट में वन कॉमन ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस। एग्जाम्पल आपके पास क्या आता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके ऊपर एग्जाम्पल क्या होता है, एस्के हेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट। अब ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो पहले वाले होंगे बेचारे, वो भी सिंगल ओपनिंग वाले होंगे, उनके पास भी बॉडी सैक कैसा होगा, एकदम पूरा ब्लाइंड बॉडी सैक होगा, है ना। चलिए, ये हमने पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम का। कंप्लीट मतलब माउथ टू एनस, इनकम्प्लीट का मतलब ओनली वन ओपनिंग, जो माउथ भी हो सकता है और एनस भी हो सकता है। ऐसे बोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है इनकम्प्लीट वालों का ना, ऐसे ऐसे एक ऐसी ओपनिंग होती है, ऐसे यहां से फूड का इनटेक होगा, इसका डाइजेशन होगा और यहीं से बेचारा फूड वापस निकल जाएगा जो वेस्ट होगा, है ना। अब सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, इसकी बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि दिल से हार्ट होगा जो बीट करेगा, अब ब्लड को फ्लो कराएगा, है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट से रिलेटेड है। लेकिन कभी कभी होता है कि हार्ट ऐसे ऐसे ब्लड को पंप किया और ब्लड हार्ट से निकल करके सीधे एक कैविटी में चला गया है और उसी कैविटी में बॉडी के सारे ऑर्गन प्रेजेंट है। ऐसा कह सकते हो कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को खून से नहला दिया गया हो कि लो भाई ब्लड ही ब्लड आपके पास भर दिया जाए। और वहीं पे एक दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहां पे जब हार्ट ब्लड फ्लो करता है तो एक पतली पतली ब्लड की वेसल से ब्लड जाता है और ऑर्गन के पास बहुत छोटी छोटी ब्लड की कैपिलरी के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है। डायरेक्ट ब्लड ऑर्गन के पास नहीं पहुंचता है, यहाँ पे ढेर सारी ब्लड की कैपिलरीज होती है। तो दोनों अलग अलग हो गए हैं, एक में सीधे कैविटी में जा रहा है, एक में ब्लड की वेसल्स के थ्रू जा रहा है। तो जिसमें ब्लड के वेसल के थ्रू जाता है उनको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और जिनमें डायरेक्ट एक कैविटी में जाता है उसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो लिखा है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू ओपन एंड क्लोज।
ओपन का मतलब ब्लड पंप फ्रॉम हार्ट डायरेक्टली बाथेस सेल्स एंड टिश्यूज। नहा लो भैया खून से तुम पूरी तरीके से। ब्लड फ्लो थ्रू डेफिनेट थ्रू आउट डेफिनेट वेसल्स थ्रू आउट, ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। क्या बात है। इसमें हम एक बेसिक सा ट्रिक भी याद करते हैं कभी कभी, हालांकि आप भी याद कर सकते हो कि अगर हम ये ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम याद करते हैं तो हमारे पास एक ट्रिक आता है ओ लम्हे, ओ लम्हे। हम ऐसे याद करते हैं, आप अपने तरीके से याद कर लो भैया। ओ लम्हे, ओ का मतलब आप समझ गए होंगे, ओ का मतलब हो गया यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से। एल का मतलब होता है यहाँ पे लीच। क्या होता है यहाँ पे? लीच। लीच एक एक्सेप्शन है, एनिलिडा के अंदर लीच पाया जाता है, एक्सेप्शन है, अदरवाइज एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ए का मतलब है यहाँ पे आर्थ्रोपोडा। एम का मतलब आप समझ गए होंगे मोलस्का। ई का मतलब इकाइनोडर्मेटा। समझ गए भैया? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये हमने याद कर लिया यहां तक, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आप ये डेटा देख सकते हो, जहां पे एनिमलिया है, कैसा है, मल्टी सेलुलर है। अब इसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या फिर टिश्यू लेवल का हो सकता है। ठीक है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है या ऑर्गन सिस्टम। हमने सेलुलर लेवल में सिर्फ एक एग्जांपल पढ़ा था, वो भी पोरीफेरा था, जिसमें सेल एग्रीगेट्स के फॉर्म में था। एसिलोमेट था। मोस्टली कैसे है? सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल होते हैं मोस्टली, यहाँ पे पोरीफेरा मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री एब्सेंट होती है। ठीक है, एसिमेट्रिकल होता है। रेडियल सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो हम उसको एसिलोमेट कंडीशन में लेके जाते हैं। तो एग्जांपल है किसका? सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा। अगर हम एसिलोमेट्स की बात करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री है तो प्लेटीहेल्मिन्थीस, स्यूडोसिलोमेट एसके हेल्मिन्थीस, और सिलोमेट के अंदर एनिलिडा से लेकर के पूरे के पूरे कॉर्डेटा तक आता है। एक और मैं आपको लास्ट ट्रिक सिखाऊंगा, एक और अच्छा ट्रिक, कि कैसे हम याद करें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको भूख लगी है, भूख लगने के बाद आपको बहुत तेजी से डकार आ गया, तो डकार दिया आपने, कोई टेंशन नहीं है, हमने यहाँ टर्म ले दिया भाई डकारा। तो डकारा मतलब डकार, है ना, या आपने खाना खा लिया, ज्यादा मिल गया आपको फ्री का, तो डकार ले लिया, डकारा। डकारा का डी है जो यहाँ पे ये बताता है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आप मुझे बताइए भैया कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू हुआ? एसके हेल्मेंथीस, एसके हेल्मेंथीस से। ठीक है, एसके हेल्मेंथीस से यहां पे स्टार्ट हो गया। और अगर मैं बात करूं कि डकारा में, यहाँ पे एसके हेल्मेंथीस में, एसके हेल्मेंथीस में आ गए हम भैया, और आपने एसके हेल्मेंथीस देख लिया, एसके हेल्मेंथीस। ठीक है, सी का मतलब होता है सर्कुलेटरी। आप बताइए, सर्कुलेटरी का मतलब क्लोज। क्लोज आपका स्टार्ट होता है कहां से? एनिलिडा से, जहां पे हार्ट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी, यानी कि जिनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है उनका नाम होगा क्या? आर्थ्रोपोडा। आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि इसके आगे हम स्टार्ट कर देंगे एक एक फाइलम को डिटेल में पढ़ना। ठीक है भैया, समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।